ईरान और अफगानिस्तान, दो ऐसे पड़ोसी देश जिनकी कहानी बाहरी ताकतों के दखल से लिखी गई है। पर सवाल यह है कि क्या ये कहानी खुद को दोहराने वाली है? आज की हमारी पड़ताल इसी बड़े सवाल के इर्द गिर्द घूमेगी। क्या जिस तरह अफगानिस्तान में सत्ता बदलने की कोशिशें हुईं, वैसा ही कुछ ईरान में भी होने वाला है? देखिए, दोनों देशों के हालात में कुछ बातें तो एक जैसी हैं, पर कुछ बहुत बड़े फर्क भी हैं। तो चलिए इन्हीं को समझने की कोशिश करते हैं। नक्शे पर देखें तो ये सिर्फ पड़ोसी देश हैं, है ना? लेकिन असल में इनकी कहानियां इतनी जुड़ी हुई हैं कि एक में जो होता है उसकी गूंज दूसरे में सुनाई देना लाजमी है। इनकी जो नज़दीकी है ना, यही कहीं ना कहीं इनकी एक जैसी किस्मत की वजह भी बनती रही है। तो चलिए इस कहानी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं, और इसकी शुरुआत हम करेंगे अफगानिस्तान से, जो एक तरह का आप कह सकते हैं टेम्पलेट बन गया है ये समझने के लिए कि कैसे विदेशी ताकतें किसी भी देश को अंदर से हिला सकती हैं। 1973 तक सोचिए, अफगानिस्तान में 54 साल से राजशाही थी। शायद वो उसका सबसे शांत और स्थिर दौर था। लेकिन फिर सब कुछ बदल गया। एक के बाद एक ऐसी घटनाएं हुईं जिन्होंने देश को दशकों के संघर्ष में धकेल दिया। एक स्थिर राजशाही से लेकर सोवियत हमले और फिर तालिबान के आने तक, ये जो पतन था ये बहुत ही तेजी से हुआ। दिलचस्प बात यह है कि राष्ट्रपति तार्की, जिनके दौर में ये सब शुरू हुआ, उनका विजन अफगानिस्तान के लिए काफ़ी मॉडर्न था। वो सोवियत संघ की मदद से स्कूल कॉलेज बनाना चाहते थे, महिलाओं को आज़ादी देना चाहते थे। उनकी सोच देश को आगे ले जाने की थी, मतलब एक तरक्की पसंद समाज बनाने की। तो फिर सवाल उठता है कि गड़बड़ कहाँ हुई? सब कुछ गलत कैसे हो गया? हुआ ये कि तार्की का ये जो आधुनिक नज़रिया था, वो देश के कट्टरपंथियों को, आप जानते हैं, बिल्कुल पसंद नहीं आया। और बस यहीं से विदेशी दखल अंदाजी की कहानी शुरू हो जाती है। तार्की के खिलाफ जो लोग खड़े हुए उन्हें मुजाहिदीन कहा गया। ये वो कट्टर कबीले थे जिन्हें ये मॉडर्नाइजेशन और ख़ास तौर पर महिलाओं को दी जा रही आज़ादी बिल्कुल रास नहीं आ रही थी, और बहुत जल्द इन्हें बाहर से ज़बरदस्त मदद भी मिलने लगी। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आता है। अमेरिका ने सोवियत असर को ख़त्म करने के लिए इन मुजाहिदीनों को ज़बरदस्त सपोर्ट दिया। CIA ने ट्रेनिंग दी, पाकिस्तान ने उन्हें पनाह दी और सऊदी अरब ने पैसे और लड़ाके भेजे। और इन्हीं लड़ाकों में से एक था ओसामा बिन लादेन, वही ओसामा जो बाद में अमेरिका का ही सबसे बड़ा दुश्मन बना। और यहाँ अमेरिकी विदेश नीति का एक बड़ा ही दिलचस्प विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ अफगानिस्तान में अमेरिका कट्टरपंथियों का साथ दे रहा था ताकि सोवियत समर्थक सरकार गिर जाए, वहीं दूसरी तरफ ईरान में वो कट्टरपंथियों के खिलाफ था, क्योंकि वहां वो अमेरिका समर्थक सरकार को बचाना चाहता था। मतलब साफ है, ये लड़ाई विचारधारा की थी ही नहीं, ये तो सोवियत संघ के साथ पावर की लड़ाई थी। चलिए अब कहानी का रुख ईरान की तरफ मोड़ते हैं और देखते हैं कि ये सारी बातें आपस में कैसे जुड़ती हैं, क्योंकि ईरान की कहानी में भी अफगानिस्तान की तरह ही विदेशी दखल की एक गहरी छाप मिलती है। देखिए, बात है 1953 की। ईरान के प्रधानमंत्री थे मुसद्दिक। उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया कि ईरान का तेल ईरान के लोगों का है। अब ये बात अमेरिका और ब्रिटेन को कैसे हजम होती? बस फिर क्या था, CIA ने एक तख्ता पलट करवा दिया और अपनी पसंद के राजा शाह रज़ा पहलवी को गद्दी पर बिठा दिया। अच्छा, शाह ने देश को मॉडर्न बनाने की कोशिश तो की, लेकिन उनके राज में भ्रष्टाचार और दमन भी बहुत था, और लोगों को ये साफ साफ दिखने लगा था कि वो तो बस एक अमेरिकी कठपुतली हैं और देश के तेल का सारा फायदा अमेरिका और ब्रिटेन उठा रहे हैं। और इसी गुस्से ने एक बहुत बड़ी क्रांति की जमीन तैयार की। और फिर आया साल 1979। खुमैनी के नेतृत्व में क्रांति हुई और शाह को देश छोड़कर भागना पड़ा। लेकिन इसके ठीक बाद जो हुआ, उसने अमेरिका और ईरान के रिश्तों को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। अमेरिकी दूतावास पर कब्जा और वो बंधक संकट। पूरे 444 दिन, सोचिए, 444 दिनों तक 52 अमेरिकी नागरिक बंधक बने रहे। ये अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा अपमान था, एक ऐसी जिल्लत जिसे वो आज तक नहीं भूला है। और यही अपमान बाद के सालों में दोनों देशों के बीच कड़वाहट की सबसे बड़ी वजह बना। तो ये जो लंबा और कड़वा इतिहास है, यही हमें आज की इस तनातनी तक लेकर आता है। अमेरिका ने उस अपमान का बदला लेने और ईरान को अस्थिर करने के लिए एक पूरी की पूरी रणनीति बना रखी है। अमेरिका ने क्या क्या किया? ईरान पर ऐसे आर्थिक प्रतिबंध लगाए कि उसकी कमर टूट जाए, परमाणु समझौते से हाथ खींच लिया, और ईरान में सरकार के खिलाफ हो रहे प्रदर्शनों को भी सपोर्ट किया। मतलब लक्ष्य एकदम साफ था, वही पुराना वाला, एक ऐसी सरकार को गिराना जो उसके हिसाब से न चले।
लेकिन यहीं पर कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। जो प्लेबुक अफगानिस्तान में काम कर गई थी, वो ईरान में बुरी तरह से फेल होती दिख रही है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों? इतने सालों के प्रतिबंध, इतना दबाव, इतने हमलों के बाद भी ईरान में वैसा बिखराव क्यों नहीं हुआ जैसा अफगानिस्तान में हुआ था? और इसका जवाब थोड़ा हैरान करने वाला है। हुआ ये कि अमेरिकी दबाव का असर बिल्कुल उल्टा हो गया। इसने ईरानी लोगों को अपनी सरकार के खिलाफ नहीं किया, बल्कि एक बाहरी दुश्मन के खिलाफ और ज्यादा एकजुट कर दिया। और यही अफगानिस्तान और ईरान का सबसे बड़ा फर्क है। ईरान में जो लोग सरकार से नाखुश हैं, वो भी मदद के लिए अमेरिका की तरफ नहीं देख रहे। उनके दिमाग में ये बात एकदम साफ है कि अमेरिका ईरान का दुश्मन है, किसी एक खास सरकार का नहीं। ये ग्राफ इस बात को और भी साफ कर देता है। अमेरिकी दबाव से पहले सरकार के लिए समर्थन कम था, और इस दबाव के बाद ये समर्थन और बढ़ गया। मतलब अमेरिकी कार्रवाइयों ने अनजाने में उसी सरकार को और मजबूत कर दिया जिसे वो गिराना चाहते थे। बाहरी हमले के डर ने, आप कह सकते हैं, अंदर के मतभेदों को पाट दिया। तो ईरान में ये जो नाकामी है, ये एक बड़े बदलाव की तरफ इशारा करती है। दूसरे देशों में सत्ता बदलने की अमेरिका की जो दशकों पुरानी रणनीति है, शायद अब वो काम नहीं कर रही है, और इसका सीधा असर दुनिया में उसके अपने दबदबे पर पड़ रहा है, जो कमजोर हो रहा है। तो आखिर में ये सवाल बचता है, अगर सत्ता चलाने और दुनिया पर असर डालने की ये पुरानी रणनीतियां अब फेल हो रही हैं, तो फिर इस बदलती दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों का भविष्य क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचने की जरूरत है।